वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं जॉन लूथर। मूवी की शुरुआत में हमको एक हिल एरिया दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है। यहीं पर एक बस स्टैंड है जहां से दो लोग इस बस में चढ़ते हैं। फिर बस घुमावदार पहाड़ों के रास्ते से होती हुई निकलती है। इस तरह धीरे धीरे रात होती है और अचानक ऐसे चलते चलते बस से एक तेज आवाज आती है। ड्राइवर और कंडक्टर को लगता है कि बस का टायर फट गया है, इसलिए वो नीचे उतरकर टायर चेक करता है, लेकिन सभी टायर बिल्कुल सही होते हैं। तभी बस में बैठी एक औरत जोर से चिल्लाती है। इस औरत की चीख सुनकर सभी लोग उसके पास पहुंचते हैं। वो औरत सभी को ऊपर की ओर इशारा करती है और जब सभी लोग उस तरफ देखते हैं तो सभी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि बस की छत पर किसी की लाश है। इसके बाद बस ड्राइवर पुलिस को इन्फॉर्म करता है और पुलिस इस जगह पर पहुंच जाती है। वहीं दूसरी ओर हमें जॉन के पिता को दिखाते हैं जो कि काफी नाराज नजर आ रहे हैं। जॉन की सिस्टर की कल शादी है जिस वजह से इन लोगों ने आज एक पार्टी अरेंज की है, लेकिन जॉन अभी तक घर नहीं आया। जॉन अक्सर पुलिस की जॉब को लेकर अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता है, जिस वजह से जॉन के पिता बहुत नाराज रहते हैं और जॉन की वाइफ भी बहुत दुखी नजर आ रही है। फिर जॉन की वाइफ उसे कॉल लगाती है, लेकिन जॉन उसका कॉल नहीं उठाता क्योंकि जॉन ने अपना फोन जीप में ही छोड़ दिया होता है। अब दूसरे सीन में हमें जॉन को दिखाया जाता है जो कि एक हॉस्पिटल में अपने हाथ में टांके लगवा रहा है। जॉन को यह चोट पिछले मिशन में आ गई थी। इसके बाद जॉन अपने साथी के साथ इस मिशन की बातें डिस्कस करने लगता है। ये मिशन किसी मोहन नाम के आदमी को लेकर था जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रांग है। इसके बाद जॉन अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन आ जाता है। वहां पर थोड़ा काम करने के बाद वो अपने कपड़े बदलकर घर की तरफ निकलता है। अब जाते वक्त जॉन का ऑफिसर उसे अभी हुए एक्सीडेंट के बारे में बताता है, इसलिए जॉन रास्ते से ही उस एक्सीडेंट वाली जगह से होते हुए घर जाने की सोचता है। और जब जॉन जा ही रहा होता है तो रास्ते में इसे कमिश्नर का कॉल आता है। कमिश्नर इसे मोहन के केस को और भी ज्यादा केयरफुली हैंडल करने को कहता है क्योंकि इस केस में पॉलिटिकल इश्यूज ज्यादा है जिस वजह से परेशानी हो सकती है। अब जॉन एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचकर ऑफिसर से एक्सीडेंट की सारी जानकारी लेता है। ऑफिसर जॉन को बताता है कि मरने वाले का नाम रेजी था और शायद इसकी बाइक का बैलेंस बिगड़ने की वजह से ये बस से टकरा गया होगा और इसकी मौत हो गई। इसके बाद जॉन ऑफिसर को ड्राइवर और कंडक्टर का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने को कहकर चला जाता है। घर पहुंचकर जॉन के अपने पिता के साथ घर ले जाने को लेकर थोड़ी बहुत नोक झोंक होती है। जॉन के पिता उसे अपनी जॉब छोड़ने के लिए बोलते हैं, पर जॉन उन्हें कुछ नहीं कहता और सीधा अपनी बहन के पास चला जाता है। जॉन की बहन जॉन का एक फोटो लेती है अपने कैमरे से। ये अक्सर जॉन के इस तरह फोटो लेती रहती है। इसके बाद जॉन अपनी वाइफ के पास जाता है। इसकी वाइफ भी काफी ज्यादा नाराज होती है, लेकिन जॉन सभी को आखिर में मना ही लेता है। फिर अगले दिन जॉन की बहन की शादी बड़ी धूमधाम से होती है। जॉन की वाइफ उसे अपने स्टूडेंट से मिलवाती है। तभी जॉन के पास एक कॉल आता है, जिसके बाद वो फंक्शन को बीच में छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल जॉन को कल रात वाले एक्सीडेंट को लेकर पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, जिस वजह से रिसेप्शन से पहले ही वो अपनी बहन की शादी छोड़कर चला जाता है। पुलिस स्टेशन आने के बाद फेलिक्स जॉन को कल रात वाले एक्सीडेंट की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसमें बाइक पर रेजी के साथ प्रकाश नाम का आदमी बैठा है, पर एक्सीडेंट में तो सिर्फ रेजी की लाश मिली है। आगे फेलिक्स बताता है कि प्रकाश एक स्कूल टीचर था। रेजी और प्रकाश दोनों रियल एस्टेट का बिजनेस किया करते थे। ये दोनों एक फाइनल डील करने के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद जॉन फेलिक्स को रेजी की कॉल हिस्ट्री निकालने को कहता है। अब रेजी की कॉल हिस्ट्री में मुन्नार के किसी अनिल नाम के आदमी का लास्ट कॉल आया होता है। फिर जॉन और फेलिक्स मुन्नार में अनिल के घर पहुंचते हैं, जहां पर अनिल बताता है कि कल रात को रेजी और प्रकाश उसके साथ डील फाइनल करके यहाँ से निकल चुके थे, पर तभी मुझे रेजी का चश्मा मिला, इसलिए मैंने रेजी को कॉल करके बताया कि तुम्हारा चश्मा यहीं पर रह गया है। रेजी ने कहा कि मैं अपना चश्मा लेने वापस आ रहा हूँ। उसके बाद वापस आते समय रास्ते में रेजी और प्रकाश का एक्सीडेंट हो गया। अब ये सब सुनने के बाद यहाँ जॉन को कोई खास सुराग नहीं मिलता, इसलिए अब जॉन सुराग ढूंढने के लिए फेलिक्स को बस के सभी पैसेंजर से वीडियो और फोटोज मांगने के लिए कहता है जो उन लोगों ने उस रात ली थी। फिर जॉन इन सभी वीडियोस और फोटोज को बड़े ध्यान से देखता है तो इन वीडियो में एक ट्रक दिखाई देता है। ट्रक के नंबर की मदद से जॉन ट्रक के मालिक तक पहुंच जाता है। इस ड्राइवर का नाम बोंगरिया होता है। जॉन को लगता है कि इसी ने प्रकाश को उड़ाया होगा, इसलिए जॉन बोंगरिया को पकड़ने के लिए किसी के फ्यूनरल में पहुंच जाता है, जहां से जॉन इसे उठाकर सीधे पुलिस स्टेशन लेके आता है। शुरू में पूछताछ करने पर बोंगरिया एक्सीडेंट की बात को नहीं मानता और झूठ बोलने लगता है। तब जॉन इसे वो वीडियो दिखाता है जिसमें इसने रेजी और प्रकाश को टक्कर मारी थी। इसके बाद बोंगरिया जॉन को सब कुछ सच सच बता देता है कि हाँ, मेरे ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था, पर मैं डर गया था, इस वजह से नहीं बताया। साथ ही साथ बोंगरिया बताता है कि मैंने प्रकाश को वहीं पर छोड़ दिया था क्योंकि मैं डर गया, मैंने उसे किडनैप नहीं किया। इसके बाद जॉन बोंगरिया को जाने देता है। जॉन फिर से उन सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है तो इस बार जॉन को बोलेरो का एक ट्रक दिखाई देता है। इसका मतलब बोंगरिया के जाने के बाद कोई वहां पर आया था जिसने प्रकाश को किडनैप कर लिया। अब जॉन उस ट्रक का नंबर चेक करता है तो पता
चलता है कि ये बिना रजिस्ट्रेशन वाले नंबर का ट्रक है। इसके बाद जॉन अपने एरिया के सभी बोलेरो के ट्रक का नंबर चेक करता है, लेकिन कोई भी बिना रजिस्ट्रेशन वाला ट्रक नहीं मिलता। दूसरे सीन में हम एक छोटे बच्चे को सड़क पर लिफ्ट मांगते हुए देखते हैं। इस बच्चे को कोई लिफ्ट नहीं देता, पर तभी एक बोलेरो ट्रक आकर इस बच्चे के सामने रुकता है। बच्चा ट्रक का दरवाजा खुला देखकर लिफ्ट समझकर अंदर बैठ जाता है। इस बच्चे का नाम सुबिन है। काफी देर हो जाने के बाद भी ये बच्चा अपने घर नहीं पहुंचता, इसलिए इसके पेरेंट्स इसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस बच्चे की तलाश को जारी रख देती है। इस क्राइम स्पॉट पर जॉन आता है और फेलिक्स को सभी ड्राइवर्स और ऑटो ड्राइवर से पूछताछ करने के लिए कहता है, लेकिन इन्हें यहाँ पर सुबिन की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। अगले दिन शाम को जॉन के पास कांस्टेबल राजन का कॉल आता है। वो बताता है कि लीजो की आंटी सेंट पीटर नाम के चर्च में आई हुई है। इस चर्च में एक 7 दिन का मेडिटेशन शिविर चल रहा है, लेकिन वो यहाँ पर 4 दिन आई है। लगता है लीजो और मुन्नू इसी शिविर में है, इसलिए जॉन और फेलिक्स इस चर्च में पहुंचकर यहाँ के फादर से लीजो और मुन्नू के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन फादर ऐसे नाम वाले लोगों को यहाँ पर जानते नहीं। इसके बाद जॉन फादर को लीजो और मुन्नू की फोटो दिखाता है। तब चर्च के फादर बताते हैं कि ये लोग यहाँ पर है तो सही, लेकिन इन लोगों ने अपना नाम चेंज करके रखा हुआ है। फिर जॉन लीजो और मुन्नू को पकड़ने के लिए इन्हें हथकड़ी पहना देते हैं, पर ये लोग इनसे बचकर भागने लगते हैं, जहाँ जॉन के इन दोनों के साथ एक जबरदस्त फाइट होती है। इस फाइट के दौरान जॉन को लीजो पीछे से सर पर एक ट्यूबलाइट मार देता है, जिस वजह से जॉन के सर से खून निकलता है, पर जॉन आखिर में इन दोनों को पकड़कर अपने पुलिस स्टेशन लेके आ जाता है। यहाँ पर तो जॉन इन दोनों को बहुत मारता है। जॉन इनसे पूछताछ कर रहा होता है, लेकिन जॉन को कुछ भी सुनाई नहीं देता। अब जॉन के पास एक कॉल आता है। जॉन जैसे ही कॉल उठाता है तो बेहोश। इसके बाद जॉन को सीधा हॉस्पिटल में दिखाते हैं। हॉस्पिटल में जॉन की फैमिली आती है, जहाँ पर जॉन के पिता को डॉक्टर बताते हैं कि जॉन अब लेफ्ट ईयर से सुनने की एबिलिटी खो चुका है और राइट ईयर से सिर्फ 20% ही सुन सकता है। इस बात को जानकर जॉन की फैमिली बहुत ज्यादा दुखी होती है, लेकिन डॉक्टर ये भी कहते हैं कि जॉन ईयरबड्स के साथ 40 से 50% तक ज्यादा सुन पाएगा। इसके बाद जॉन का डिपार्टमेंट उसको 1 महीने की लीव पर भेज देता है। इस लीव के दौरान जॉन अपनी फैमिली के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करता है और अच्छी यादें बनाता है। थोड़ी देर के बाद हमें दूसरे सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर सरोज नाम की औरत लोगों के घर जाकर डोनेशन के रूप में कुछ न कुछ मांग रही होती है। ऐसे करते करते वो एक घर में पहुंचती है, जहाँ पर वही पिकअप ट्रक खड़ा होता है जो पहले क्रिमिनल ने यूज किया है। और अगले दिन न्यूज में आता है कि सरोज बिल्कुल लापता है। पिछले 2 केसेस सॉल्व नहीं हुए हैं और अब ये तीसरा केस। इस वजह से कमिश्नर पर मीडिया का काफी ज्यादा प्रेशर आता है। अगले दिन जॉन कमिश्नर के पास आकर वापस ज्वाइन करने की बात कहता है, लेकिन कमिश्नर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। जॉन कहता है कि हो सकता है ये मेरा लास्ट केस हो, क्योंकि मैं अपनी सुनने की काबिलियत खो चुका हूँ। मैंने इस केस की फाइल ओपन की थी, तो इस केस को मैं ही सॉल्व करना चाहता हूँ। जिस पर कमिश्नर उसे ज्वाइन करने को कह देते हैं। इसके बाद जॉन फेलिक्स से सरोज की सारी डिटेल्स लेता है। जॉन को सुनने में अभी भी बहुत दिक्कत होती है, इसलिए वो एक रिकॉर्डर से सारी बातें रिकॉर्ड किया करता है और बाद में अकेले में सुनता है। अब जॉन फेलिक्स को सरोज की फोटोज का प्रिंट निकाल कर देता है और सभी में बंटवाने को कहता है। इसके बाद इन लोगों के पास एक कॉल आता है और ये सरोज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। ये कॉल वहीं से है जहां सरोज डोनेशन मांगने के लिए गई थी। अब जॉन इन लोगों के घर जाकर पूछताछ करता है, तो ये लोग बताते हैं कि सरोज हमारे यहाँ से डोनेशन लेकर सामने वाले घर में गई थी, लेकिन यहाँ के बाद वो कहाँ गई हमें नहीं पता। फिर जॉन इन्हें उस ट्रक की फोटो दिखाता है, जिसको देखने के बाद ये औरत बताती है कि ये ट्रक तो सामने वाला घर का है, जिसमें कुछ मजदूर लोग रहते हैं। इसके बाद फ्लैक्स सामने वाले घर के मालिक से मिलकर बात करता है, तो वो बताता है कि उसने ये घर किसी गैलेक्सी नाम की एजेंसी को रेंट पर दिया हुआ है। अब ये सभी लोग गैलेक्सी एजेंसी पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इन लोगों को पता चलता है कि इनके पास 2 ट्रक हैं, जिसमें से एक ट्रक पर राइट साइड रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है। ये थोड़ी हैरानी करने वाली बात है, क्योंकि हर एक ट्रक पर लेफ्ट साइड में रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और इस वजह से जॉन को इन पर होता है शक कि हो ना हो ये वही ट्रक हो। इसलिए जॉन एजेंसी के मालिक से पूछता है कि ये ट्रक चलाता कौन है, तो वो बताता है कि इस ट्रक को वेंकट नाम का एक मजदूर चलाता है, पर वो अभी मेरे भाई के साथ चेन्नई एक ट्रक को बेचने के लिए गया हुआ है। इसके बाद जॉन एजेंसी के मालिक को वेंकट के घर लाता है। यहाँ जॉन को लैंप पर थोड़ा ब्लड दिखाई देता है, इसलिए वो फॉरेंसिक टीम को यहाँ पर आकर कहता है और सारे टेस्ट को करने को कहता है। इसके बाद जॉन एजेंसी के मालिक से वेंकट के बारे में और पूछताछ करता है। वो बताता है कि प्रसाद नाम के आदमी ने वेंकट को यहाँ पर काम करने के लिए लगाया हुआ था, पर कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब चल रही है, इसलिए वो अपने गाँव चला गया। अब जॉन उस मालिक को लेकर प्रसाद के यहाँ पहुंच जाता है। प्रसाद बताता है कि वेंकट इसके बड़े भाई का बेटा है। उसने बचपन में ही पोस्टमार्टम होते हुए देखा था, इस वजह से उसको डॉक्टर बनने की इच्छा थी। वेंकट की एक छोटी बहन भी थी और पढ़ाई में काफी ज्यादा होशियार थी। एक बार तो वेंकट ने हद कर दी कि एक बड़े जानवर के ब्रेन को निकाल लिया और फिर वो उस पर स्टडी करने लगा ताकि वो बड़ा होकर एक MBBS की डिग्री हासिल कर ले। पर वेंकट को लाइसेंस नहीं मिला, इसलिए वो हाउस सर्जन का काम करने लगा। ऐसे ही वेंकट ने एक बार ब्रीदिंग प्रॉब्लम वाली गर्ल का ट्रीटमेंट किया। वेंकट के ट्रीटमेंट के बाद उस लड़की की मौत हो गई, जिस वजह से वेंकट को 5 साल की जेल हो गई थी। और जब वेंकट जेल में था तो उसकी सिस्टर की तबीयत बहुत खराब हो गई और उसकी भी मौत हो गई थी। वेंकट अपनी सजा पूरी करने के बाद प्रसाद के यहाँ पर आकर मजदूरी करने लगा। एक दिन वेंकट और प्रसाद मुन्नार से आ रहे थे।
तो उन्हें रास्ते में किसी की बॉडी दिखाई दी। जब इन लोगों ने उसको चेक किया तो वो जिंदा था और ये वही प्रकाश है। वो लोग उसे ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही प्रकाश की मौत हो गई। इसके बाद वेंकट प्रकाश की बॉडी को इस खाली घर में लेके आया। उसके 2 दिन तक वेंकट काम पर नहीं गया। जब वो काम पर आया तो उसके चेहरे पर अलग ही खुशी थी, लेकिन फिर 2 दिन से वो गायब हो गया और उस समय प्रसाद को वेंकट पर शक हो गया था। इसीलिए वो वेंकट के घर में झांकता रहा तो उसने देखा कि वेंकट एक बच्चे की बॉडी को सर्जिकल नाइफ से काट रहा है। अब जॉन और उसकी टीम को जब ये सारी बातें पता चलती है तो इसी बीच प्रसाद की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जिस वजह से जॉन फेलिक्स को प्रसाद को हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है। हॉस्पिटल पहुंचकर इन्हें पता लगता है कि डॉक्टर थोड़ा लेट आएगा, इसलिए जॉन एजेंसी के मालिक को अपने साथ लेकर राजन के यहीं पर छोड़ देता है। तभी रास्ते में जॉन के पास कॉल आता है। वे बताते हैं कि प्रसाद को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, इसलिए इसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। जॉन इन्वेस्टिगेशन की रिकॉर्डिंग को सुनने लगता है। फिर जॉन मालिक से पूछता है कि अब तक तुम लोगों ने कितने बोरवेल को बंद किया है। वो मालिक बताता है कि अब तक हमने 3 बोरवेल बंद किए हैं। फिर जॉन पता लगाता है कि अब तक 3 लोग मिसिंग हुए हैं। इन लोगों ने 3 बोरवेल बंद किए हैं और बोरवेल बंद करने की डेट और लोगों की मिसिंग होने की डेट को वो मैच करता है। फिर पता लगता है कि मिसिंग होने के 2 दिन के बाद ही बोरवेल बंद किए गए हैं। तो जॉन समझ जाता है कि वेंकट ने उन लोगों की बॉडी को इन बोरवेल के अंदर ही दफना दिया होगा। इसके बाद इन तीनों बोरवेल से उन मिसिंग लोगों के कटे हुए बॉडी पार्ट्स मिलते हैं, जिसमें से उस छोटे बच्चे सुबिन के बॉडी पार्ट्स भी होते हैं। इसके बाद फेलिक्स जॉन को एक बात बताता है जिसको सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल फेलिक्स बताता है कि उसने बैन हुए डॉक्टर्स की लिस्ट निकाली है जिसमें वेंकट का नाम नहीं है। वेंकट की जगह प्रसाद का नाम है, यानी कि वही सीरियल किलर है, वेंकट नहीं। इसलिए जॉन राजन को कॉल करके प्रसाद का रूम चेक करने के लिए कहता है। जब राजन प्रसाद का रूम चेक करता है तो प्रसाद मिसिंग होता है। जैसे ही राजन कॉल कट करता है तो प्रसाद पीछे से आकर राजन को इंजेक्शन लगा देता है और वो बेहोश। इसके बाद जॉन प्रसाद को चेक करने हॉस्पिटल आता है, जहाँ पर प्रसाद राजन का पोस्टमार्टम करने ही वाला होता है, लेकिन समय पर जॉन वहाँ पहुंचकर प्रसाद को रोक लेता है। यहाँ पर प्रसाद और जॉन के बीच खतरनाक लड़ाई होती है, जिसमें प्रसाद जॉन को काफी ज्यादा जख्मी कर देता है। तभी प्रसाद जंगल की ओर भागता है और जॉन उसका पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाता है और फाइनली जॉन प्रसाद को जान से मार ही देता है। प्रसाद को मारने के बाद जॉन भी जंगल में बेहोश हो जाता है, लेकिन किस्मत से फेलिक्स जॉन को ढूंढ लेता है और जॉन को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। थोड़े दिन के बाद जॉन को होश आता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जॉन कमिश्नर को इस केस की क्लोजिंग फाइल ला कर देता है, जिससे खुश होकर कमिश्नर उसको एक और नया केस देते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी होती है यहाँ पर खत्म। बाकी दोस्तों आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।